start Kirchhoff's law. एंड किरचॉफ लॉ पर्टिकुलरली एक वो लॉ है जो 1942 में जर्मन फिजिसिस्ट हुए किरचॉफ, जिन्होंने दिया था, और वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ मानी जाती है। यानी कि हम उसको वहां अप्लाई करते हैं जहां ओम्स लॉ का भी यूज होता है, लेकिन वहां पर हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को यूज करते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, यहाँ पर कुछ इस तरह से रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, आप इनको कंडक्टर्स कह सकते हैं, विच कंटेन सम रेजिस्टेंस वैल्यू, और इस तरह से कुछ आप देख रहे हैं सेल भी कनेक्टेड है, और इस तरीके से ये क्लोज एक सर्किट की तरह से है, और सेल और दो अलग अलग क्लोज पाथ में अलग अलग दो सेल लगे हुए हैं, राइट। अब इस कंडीशन में आप इसको फाइनली कैसे शो कर सकते हैं? किरचॉफ ने पर्टिकुलरली दो रूल दिए थे, दो लॉज दिए थे, दोनों लॉज के अलग अलग नेम है। आप फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ कह सकते हैं। जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंक्शन वर्ड इसमें यूज किया गया है, और जंक्शन वर्ड का ये मीनिंग होता है जहां कम से कम दो से ज्यादा यानी कि तीन पाथ आपस में मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रजिस्टर है, राइट। अब ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ये यहाँ जाके मिल रहा है, और ये वाला रजिस्टर भी यहाँ मिल रहा है, और ये वाला भी यहाँ मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये तीन लाइनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक जगह पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के यहाँ पर ये तीनों ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ये तीनों आपस में एक दूसरे को आकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट अपने आप में जंक्शन हुआ। ठीक है, क्लियर होगी। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे, कहीं कहीं आप देखते होंगे जंक्शन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स वहां से दो या तीन रास्ते कम से कम जाते हैं, तो अलग अलग रूट्स पे जाते हैं, एक से जहाँ से आप आ रहे हैं और दो और आगे कहीं जा रहे हैं। इस तरह से तीन पाथ कम से कम ये जंक्शन बनाते हैं। तो इसीलिए इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क जहाँ जुड़े होते हैं उस तरह के नेटवर्क की वजह से हम इसको जंक्शन कहते हैं, और इसी के ऊपर बेसिक जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल होता है। चलिए, एक तो ये हुआ। उसके बाद फिर एक दूसरा होता है लूप रूल, आप उसको लूप लॉ भी कह सकते हैं, राइट। किरचॉफ ने उसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा। ठीक है, क्यों कहा गया वो भी हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाम से शायद गेस कर पा रहे होंगे कि वोल्टेज आ रहा है, तो इट मींस वोल्टेज की वजह से ही कहा गया होगा। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप शायद समझते भी होंगे। लॉ किस चीज को एक्सप्लेन करता है? हम लोग लेंगे सबसे पहले फर्स्ट लॉ, हम इसको कहेंगे जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल। एक ही बात हो जाएगी। क्या बताना है इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि डिफरेंट पाथवे से बहुत सारी करंट्स आ रही है, किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़ रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज जस्ट ए पॉइंट, ठीक है, जहां पर आके डिफरेंट पाथवे से कुछ और रास्ते आकर मिलते हैं। तो इस पाथवे से मान लीजिए यहाँ पर कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट यहाँ से जा रही है। आप डायरेक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ आ रही है जंक्शन पे पहुंच रही है और कुछ जा रही है। मान लीजिए मैंने इनका लेवल कर दिया इस तरीके से, ये तीनों का नाम कर दिया, ओके, I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जंक्शन रूल इस बात को एक्सप्लेन करता है कि द टोटल करंट एट द जंक्शन, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट बोथ आर इक्वल, या देयर अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। ऐसा किसने कहा? किरचॉफ ने कहा। यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स, अलजेब्रिक सम यानी कि समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। अब इस बात को अगर हमें यहाँ पर डिस्कस करना हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, तो कैसे होगा? आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं अच्छे से। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इनकमिंग करंट्स, ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। अब इनकमिंग करंट देखिए कितनी है, I1, I2 और I3, इन तीनों का अलजेब्रिक सम कर दीजिए। अलजेब्रिक सम का मतलब सम विद साइन, इक्वल टू का साइन लग जाएगा। जाने वाली करंट I4, I5, I6 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे I4, I5 प्लस I6। और अगर मैं इनका इस तरीके से इधर सम लेकर आ जाऊं, राइट से इधर लेफ्ट की ओर, तो मैं इसको लिख पाऊंगा इस तरीके से, विद साइन ये यहाँ पर आएगा और इसे बन जाएगा 0, यानी इक्वल टू 0। यानी कि नेट करंट आने वाली, नेट करंट जाने वाली का टोटल डिफरेंस है वो हमारा कितना हो गया? 0। दिस इज जंक्शन रूल और जंक्शन लॉ।
आई होप ये चीज आपने क्लियर कर ली होगी, राइट? क्लियर है? ये था हमारा फर्स्ट लॉ जिसको हमने जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ का नाम दिया, और इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। किरचॉफ ने इसको करंट लॉ का नाम भी दिया, यानी उन्होंने इसको केसीएल का नाम भी दिया, और इसको शॉर्ट में आप किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ को हम लूप रूल या लूप लॉ भी कहते हैं। ये लूप रूल या लूप लॉ क्या है, लूप लॉ क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो डिस्कस करेंगे किरचॉफ के सेकंड रूल को। तो सेकंड रूल किस तरीके से बता सकते हैं, ये बता सकते हैं किसी भी नेटवर्क में अगर कुछ यहाँ पर रेजिस्टर्स के नेटवर्क के अंदर टोटल हमारे पास कुछ सोर्सेज, बैटरी या सेल्स जुड़े हुए हैं, तो जो उसके चेंज इन पोटेंशियल होगा उसका जो सम होगा वो कितना होगा, नेट जीरो। यानी कि चेंज इन टोटल अगर हम ध्यान दें, चेंज इन पोटेंशियल या तो वो कितने के इक्वल होगा, जीरो के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेल के मतलब नेटवर्क के अंदर ध्यान से देखें, तो मान लीजिए यहाँ कुछ ईएमएफ है, मान लीजिए ये ईएमएफ E1 है, और इस ईएमएफ को हमने E2 ले लिया, यहाँ कुछ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, मान लीजिए आप इसको R1, R2, R3 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करो ये आपने लिया, मान लीजिए R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 सॉरी। तो इस तरीके से ये आपने तीन रेजिस्टर्स लिए, और इन तीनों रेजिस्टर्स में हम ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर इन दोनों का एल्जेब्रिकली अगर हम सम करके नेट ईएमएफ देखते हैं, यानी कि E की वैल्यू देखते हैं और उसका क्या लेते हैं सिग्मा, यानी कि नेट सम, एल्जेब्रिक सम, तो वो ऑलवेज इक्वल होता है किसी भी क्लोज इस तरह के लूप में। लूप किसको बोलते हैं, लूप बोलते हैं जब कोई एक क्लोज सर्किट होता है, क्लोज पाथ होता है। कैसा क्लोज पाथ, अब आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक ये फिगर पूरी क्लोज है, आप इसको बोल सकते हैं PQR, दिस इज ए क्लोज सर्किट, और इस क्लोज सर्किट को क्लोज लूप कहा जाता है। एक और नाम होता है इसका मैश, MESH मैश, और LOOP लूप। तो इसीलिए इस रूल को हम लूप रूल या फिर मैश रूल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है KVL, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं इसमें, ये क्लोज लूप है, तो इस क्लोज लूप में यहाँ पर जब हम इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर करंट ट्रेवल करता है, तो करंट मान लीजिए ऐसे कुछ डायरेक्शन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है I, ओके, ये करंट जा रहा है। अब करंट यहाँ पहुंचता है इस जगह पर जंक्शन पे, तो जंक्शन में जाने के बाद करंट टू डिफरेंट पाथवेज में डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने पर मान लीजिए इधर जाने वाला करंट कुछ I1 जा रहा है, ओके, और बचा हुआ करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो बच कितना गया, ये बच गया, टोटल था I, उसमें से I1 इस रास्ते में चला गया, तो बच गया I माइनस। अब I माइनस I1 करंट इसमें से निकल के जाएगा, R3 के क्रॉस निकल के जाएगा, फिर जंक्शन पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर इधर से भी करंट आ रहा है, तो जंक्शन पे पहुंचने के बाद जब दोनों करंट का सम होगा तो टोटल करंट कितना बच जाएगा, I माइनस I1 प्लस I1, तो I1 से I1 कैंसिल, नेट कितना बच गया, I बच गया, वो फिर वापस नीचे, और इस तरीके से यहाँ पर सर्किट क्या होगा, कंप्लीट या क्लोज हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है पर्टिकुलरली, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है, यानी कि जितना करंट किसी जंक्शन से, अगर हम जंक्शन रूल की बात कर रहे हैं, तो जितना करंट एक जंक्शन से निकल रहा है उतना ही करंट जंक्शन की ओर आ रहा है। जंक्शन से जाने वाला और जंक्शन पर आने वाला टोटल करंट या टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो नेट चार्ज क्या ऑलवेज फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो दिस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सेकंड लॉ में बात करें तो जो टोटल करंट यहाँ सेल से बना है, निकला है, ड्रॉ हो रहा है, वो टोटल करंट जब तक इस पूरे क्लोज लूप में सर्किट में घूमकर नेट करंट नहीं बन जाता, तो वो नेट करंट तब तक आगे वापस नहीं जाएगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद वो दोनों आने वाले और जाने वाले करंट बराबर मानी जाएंगे। अगर आपके टोटल आने वाला और जाने वाला करंट का कैलकुलेशन यानी कि अलजेब्रिक सम सेम नहीं होता है, तो ऐसे सेम ना होने की कंडीशन में क्या होगा, सेम ना होने की कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर आपने आने वाला जाने वाला करंट सेम नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आपने अलजेब्रिक सम में मिस्टेक की है, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि टोटल करंट फ्लो आपका है, आने वाला जाने वाला इक्वल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये आपको कैलकुलेशन दोबारा चेक करनी, राइट। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद मान लीजिए सर्किट में से सभी रेजिस्टर्स में से डिफरेंट करंट जा रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कौन सा रेजिस्टर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। और जब इस सेल में से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो पोटेंशियल हर रेजिस्टर की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी डिफरेंट होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा इस बात पे कि पोटेंशियल ड्रॉप की करंट कितना यूज कर रहा है रजिस्टर, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना आ रहा है और इस रजिस्टर के क्रॉस कितना आ रहा है, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स का अलजेब्रिक सम। मान लीजिए इसके अक्रॉस V1 आ रहा है, इसके अक्रॉस V2 आ रहा है, इसके अक्रॉस V3 आ रहा है, तो ओम्स लॉ को यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ यूज करते हैं बाय ओम्स लॉ, V इक्वल टू होता है IR। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इंटू R। अगर करंट I1 है तो I1 और उसके साथ अगर रजिस्टर मान लीजिए R1 है तो R1 हो जाएगा। इसी तरीके से जहां पर जो करंट है और जहां पर जो रजिस्टर है उन दोनों की मल्टीप्लाई जब हो जाएगी तो उन सभी का जो टोटल सम होगा यानी कि सिग्मा यानी कि समेशन, वो हमेशा नेट ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, राइट। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स in the closed network complicated circuit is equal to the sum of product of current passing across the resistor and multiplied with resistor। यानी यहाँ पर करंट और रेजिस्टर की मल्टीप्लिकेशन का जो सम है वो हमारा सम करके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर कुछ एक साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, राइट। अब साइन कन्वेंशन को देखते हैं ध्यान से कैसे यूज करें, राइट। देखिए साइन कन्वेंशन में आ जाते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन में हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या हमें नोट करना है, लिसन केयरफुली। साइन कन्वेंशन में बच्चों हमें एक तो इस पे यहाँ पर लूप लेना पड़ता है, लूप के अंदर हमें डायरेक्शन लेनी पड़ती है और उस डायरेक्शन को लूप के अंदर बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, आइए इस तरह से लेते हैं, जैसे इसकी ट्रायंगल शेप है तो इसी शेप में आप ऐसे छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करिए, इसी शेप जैसी शेप ये दी है इसी शेप में ट्रायंगल ड्रॉ करिए। अब इसकी डायरेक्शन लेनी पड़ती है, इसकी दो डायरेक्शन होती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन इसमें ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल वाली बात नहीं है। तो मान लीजिए मैं इसके अंदर एक डायरेक्शन ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, इधर से जाएगा ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, क्लोज लूप हो गया। तो ये क्लोज लूप के अंदर जो डायरेक्शन है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे आपको इस वाले क्लोज लूप में भी एक लेनी पड़ती है डायरेक्शन, ये भी आप इसी की शेप में ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे जैसे ट्रायंगल बना हुआ है बिल्कुल ऐसे कैसे इस शेप में बना दीजिए। तो यहाँ पर अब आप उसमें भी क्लॉकवाइज चाहें तो क्लॉकवाइज ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या डायरेक्शन ली है, ये आपकी विश है। जैसी डायरेक्शन लेंगे उसी के हिसाब से करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव अलजेब्रिक साइन आ जाएगा और आप उसी हिसाब से इसको करेंगे तो आंसर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इजीली सेम आंसर ऑब्टेन करेंगे। मान लीजिए मैं फिलहाल यहाँ पर क्लॉकवाइज ही ले रहा हूँ, ये तो दो लूप हो गए क्लोज, एक लूप यहाँ पर और बन रहा है, कौन सा, दो लूप तो ये हो गए P Q R इस तरीके से, या अगर मैं ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लूं तो P R Q और P S R इस तरीके से, और एक बन रहा है बड़े वाला लूप, ये वाला देख रहे हैं आप, ये P Q R S, ये बड़े वाला लूप। उम्मीद है ये बड़े वाला लूप भी आपकी समझ में आया है। तो साइन कन्वेंशन में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा। साइन कन्वेंशन में आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस बात का कि आपके पास यहाँ पर साइन कन्वेंशन में एक तो ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन लेनी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल लूप may be clockwise or anti-clockwise। ये पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में ध्यान से समझिए क्या होने वाला है। दूसरे पॉइंट में बच्चों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे लेंगे। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है और लूप की डायरेक्शन भी ऐसे ही जा रही है,
यानी कि जो ट्रांसवर्सल है उसकी डायरेक्शन ऐसे है और अंदर करंट की डायरेक्शन भी यही है। तो इस कंडीशन में आप ये देखिए कि आप नेगेटिव से चले, ट्रांसवर्सल के हिसाब से इसकी डायरेक्शन देखी जाएगी, नेगेटिव से चले और कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव पे जा रहे हैं। ट्रांसवर्सल को चेक कीजिए, नेगेटिव से चले पॉजिटिव पर आकर रुके, तो नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस होके जा रही है। तो जो लास्ट में आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लास्ट में, आप बोल रहे हैं लास्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो ईएमएफ है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये प्लस में लिखा है। बोले यहाँ तक समझ में आ रहा है। इन केस अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये देखें कि ये ट्रांसवर्सल इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्सल इस डायरेक्शन में, अब क्या होगा, अब आप उल्टा साइन लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से शुरू हो रहा है और नेगेटिव की ओर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, नेगेटिव की ओर। बाद में आप क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव। क्या रखने का तरीका, तो यहाँ पर इसका साइन आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव में, माइनस में ले। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब दो साइन आपको और बताने हैं, कौन कौन से, ये ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई रजिस्टर है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इन रजिस्टर्स की अगर हम खास बात देखें तो इनमें ये जो ट्रांसवर्सल नजर आ रहा है, ये ट्रांसवर्स के डायरेक्शन से ही मैंने आपको दोनों कंपेयर करके बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रांसवर्स की डायरेक्शन है, अगर ये अलोंग द रजिस्टर है, करंट की डायरेक्शन भी वही है और उसके अंदर ट्रांसवर्स की डायरेक्शन भी वही है, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ट्रांसवर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रांसवर्सल, ये जो लूप की डायरेक्शन है इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं डायरेक्शन। तो दोनों सेम हो गए, तब तो V = IR आपका प्लस में आएगा, तब तो प्लस होगा, राइट। लेकिन अगर यहां पर इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ट्रांसवर्सल इधर आ रहा है, तो इस कंडीशन में V = -IR आपको लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना, क्लियर हो गई है। यस, आइए डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल को जो कि किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशंस जो लॉस बताते समय यूज किया था, और इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, स्पेशली इसमें लिखा है फाइंड द करंट अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर, ये हमें फाइंड करना है। अब इस नेटवर्क को, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम कैसे यूज करते हैं किस करंट को फाइंड करने के लिए, ये देखते हैं। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि सिंपल नेटवर्क में आप ओम्स लॉ लगा के कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड में प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर बैटरी सेल कनेक्शन देखिए अपोजिट भी लगे हुए हैं। क्या करना है ये समझना है। मान लीजिए सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को बनाते हैं। करंट की डायरेक्शन है, मान लीजिए यहाँ से करंट निकल रहा है आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, राइट। अब ये जो करंट यहाँ से जा रहा है, तो इस जंक्शन में जब करंट पहुंचेगा, तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है I1, तो ऊपर जब यहाँ पहुंचेगा तो करंट, बचा हुआ करंट जाएगा, तो कितना होगा, मान लीजिए I है, तो अगर इसमें से I1 यहाँ चल जाता है तो बचता कितना है, I - I1 बचा है, तो वो इसका क्रॉस जाएगा। फिर उसके बाद आगे जंक्शन पे मिलेंगे दोनों करंट, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो नेट करंट कितना बचेगा, फिर से I, आप इनका सम करके देख लीजिए, -I1 और I1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ I बचेगा, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट, यहाँ पे करंट आ गया। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, जंक्शन रूल के हिसाब से हमें ये देखना है आने वाला करंट टोटल जाने वाला करंट इक्वल है क्या, नहीं है, तो वो तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, इक्वल है, ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर लूप कंसिडर करना है, ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन लेनी है। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से ऐसे लूप बना लिया, ये ट्रांसवर्सल बना लिया, और यहाँ पर भी ऐसे एक ट्रांसवर्सल बना लिया। अभी ट्रांसवर्सल में मुझे डायरेक्शन लेनी है, मेरी विषय है कि मैं क्लॉकवाइज लूं या एंटी क्लॉकवाइज लूं। मैं आपको एक बार क्लॉकवाइज से बताऊंगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज से बताऊंगा, आंसर सेम आएंगे। देखिएगा, मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन ले लिया आपने, फिर ये ऐसे चलेगा, ये क्लोज हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई किरचॉफ लॉ इन लूप PRQ। आपने सबसे पहले PRQ लूप में किरचॉफ का रूल ये लगा दिया, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है।
अब पी आर क्यू में जब आप सबसे पहले लगा रहे हैं तो किस तरीके से आप देख पाएंगे, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं 4 वोल्ट के ईएमएफ का क्या करना है। ध्यान से देखिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे है और ट्रांसवर्सल डायरेक्शन भी ऐसे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर +4 लेंगे आप। +4 ले लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे करंट इस लूप में ऐसे जाएगा। कौन सा करंट जा रहा है? I1 जा रहा है। कौन से रजिस्टर के क्रॉस निकल के जा रहा है? 20। तो ओम्स लॉ लगाते हैं, तो ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V = IR। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20I1। T = IR से निकाला है हमने, ध्यान रखना, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो। फिर उसके बाद करंट पहुंचता है यहाँ पे। यहाँ पहुंचने के बाद ये नीचे आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी यही है, लूप की डायरेक्शन भी यही है। इसमें भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन ट्रांसवर्सल की सेम थी। तो जब दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं, डायरेक्शन सेम है तो हमने पॉजिटिव लिया था, डायरेक्शन अपोजिट है तो हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि करंट भी नीचे, ट्रांसवर्सल भी नीचे। तो करंट और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? देखिए 60I। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इसके आगे और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे दूसरे लूप में। कौन से में? किरचॉफ्स लॉ इन, कहां पर? इस वाले में। नाम क्या रखेंगे इसका? देखिए जो ये तरह से करंट डायरेक्शन बन रही है तो आप लेंगे PSR। आप नाम रखेंगे PSR, ठीक है? क्या आपने लूप का नाम रख दिया इस तरीके से PSR, ठीक है? वो तो जो लेबलिंग होगी उस हिसाब से आप कर ही लेंगे। अब देखते हैं करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। तो मान लीजिए अब सबसे पहले ये देखिए कि करंट जाएगा ऐसे ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। पॉजिटिव से नेगेटिव। कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इस बात का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जहां लास्ट वाला हम बोलते हैं नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो वाला साइन आएगा। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा -5 इक्वल टू का साइन ले लेंगे। अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट यहाँ से निकलेगा ना ऐसे, इस जगह से कितना? I-I1। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो किधर की ओर जा रहा है? नेगेटिव की ओर। तो ये क्या लेंगे हम? नेगेटिव साइन लेंगे। समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं इसकी डायरेक्शन को। ओके, चलिए ये चीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब ये आगे जाएगा तो करंट इसके साथ प्रोडक्ट बनाएगा, तो टोटल हो जाएगा 200 रजिस्टर है, रेजिस्टेंस वैल्यू है और I-I1 है, ठीक है? फिर उसके बाद आगे जाएगा इस जंक्शन पे, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर करंट इस डायरेक्शन में, राइट? तो इस कंडीशन में अब देखिए ट्रांसवर्सल इस डायरेक्शन में और करंट आ रहा है इधर। ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन ये और करंट आ रहा है ऊपर, तो इट मीन्स क्या होगा? नेगेटिव साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन हमारा इधर अपोजिट हो जाएगा, तो यानी कि माइनस आएगा और साथ में 20 × I1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशन हो जाती हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये आप देख रहे हैं I और I1 के साथ थोड़ा सा यहाँ पर दोनों टर्म में आ रही है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 200 × I और -200 × I1, या फिर इसको और भी एक तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सभी टर्म में से 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 4। 5 × 4 = 20, ठीक है? तो इस तरीके से आपने कैंसिल कर लिया। यहाँ बचेगा -1, 40 × I बचेगा, उसके बाद -40 I1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा -4 I1। तो टोटल हो जाएगा, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं तो -1 = 40I और इनको सम कर देते हैं -44 I1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें किसी तरीके से सॉल्व करना है। तो मान लीजिए मैं अगर ये देखूं कि इन दोनों इक्वेशन में टर्म आ रही है I की, दोनों में आ रही है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है 20 एम्पीयर अक्रॉस आने वाले करंट I1 की। हमारे पास ये 2 कांस्टेंट है, इन दोनों में से एक को फाइंड करना है I1 को, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने बहुत अच्छे से पहले भी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व किए हैं कि 2 इसमें वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशंस हैं, इजीली सॉल्व होगा। कैसे? देखिए मैं इसमें यूज कर रहा हूँ कि मैं इस वाली इक्वेशन में I के साथ 60 लिखा है, यहाँ I के साथ 40 लिखा है। अगर मैं इन दोनों को सेम करना चाहूँ, इनके कोएफिशिएंट्स को, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा 2 से और यहाँ मैं करना चाहूंगा 3 से। तो मैं अगर सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको लिखूंगा 40 I1
प्लस 120i, या मैं इसको रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, मैं i वाली टर्म पहले लिख देता हूँ और i1 वाली टर्म बाद में। तो ये हो जाएगा कितना, 40i1 इज इक्वल टू, अब 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या किया मैंने, कैसे किया, इक्वेशन नंबर 1 में पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सॉल्व करने का मेथड चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने 3 से मल्टीप्लीकेशन लिया, तो 40 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया, 120i हो गया। फिर यहाँ पर माइनस का साइन चल रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा जी आपका, देखिए 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 कैरी 1, और उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा टोटल 13, और साथ में आएगा ये आपका i1, और इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा -3। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है। दोनों का प्लस होने के बाद ये 172i1 बच जाएगा, और ये बचेगा 8 और 3 टोटल 11, यानी कि i1 इक्वल टू 11/172 एम्पियर। This is current flowing across 20 ohm resistor। 20 ohm की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसके अक्रॉस करंट जा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द ट्रांसवर्सल इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक बार आपको इसे अपोजिट डायरेक्शन में करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं ट्रांसवर्सल के डायरेक्शन इस बार क्लॉकवाइज की जगह मान लीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। आप दोनों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब आप दोनों लेंगे, दोनों में से एक भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस होती है। ये ट्रांसवर्सल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं कि आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, वो दोनों ही पॉसिबल है। तो अगर मैं ऐसे ना लेके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगी, उसके बाद फिर इसमें ऐसे लेते हैं तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। चलिए फर्स्ट लूप में बात कर लेते हैं, क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे, देखिए चेंजेस ये आएंगे जो कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ईएमएफ की बात करूं, राइट, तो मैं अगर यहाँ पर ईएमएफ की बात करूं तो देखिए ट्रांसवर्सल अब इस डायरेक्शन में जा रहा है और ईएमएफ की ये डायरेक्शन हो गई। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे लेंगे, आप समझ रहे हैं, करंट इधर है और ट्रांसवर्सल उधर है, यानी कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे तो यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर हम माइनस आ जाएगा। मैं इसी में चेंजेस करता जा रहा हूँ, यहाँ माइनस आएगा। ठीक हो गया, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद फिर जब डायरेक्शन ऐसे आएगी, या अगर कहीं तो अलग इक्वेशंस ला देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हेन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन ट्रांसवर्सल डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें अब क्या आपने करना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन में ये -4 हो जाएगा। क्यों जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डायरेक्शन करंट और ट्रांसवर्सल उधर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो यानी नेगेटिव पर आकर ऊपर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव साइन लिया जाएगा 4 का, इज इक्वल टू का साइन। अब करंट देखिए आ रहा है ऊपर से और ट्रांसवर्सल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रांसवर्सल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट हो गया, तो -60 लेंगे और साथ में करंट क्या लेंगे, I। फिर वापस चलेंगे जंक्शन पे, जंक्शन पे जाने के बाद वापस आएंगे तो फिर देखिए ट्रांसवर्सल इधर जा रहा है और करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, फिर से माइनस होगा। तो यहाँ पे 20 ओम लिखा हुआ था, तो ये -20 इंटू I1, और ये अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ सभी में, तो ये हो गया 4 = 60i + 20i1। अगर सभी में से मैं नेगेटिव कैंसिल कर दूं या कॉमन ले लूं तो ये इक्वेशन नंबर बना गया। अब आप देखिए खुद ही ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इट मीन्स इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऐसे आपकी उल्टी हो जाएगी। मैं बता देता हूँ, अब मैं ले रहा हूँ इन लूप, मैंने लिया था लूप कौन से वाला, PRS वाला, ठीक है, ये तो था PRQ वाले में। अब मैं ले रहा हूँ PSR ऊपर वाले लूप में, PSR इस वाले लूप में, ऊपर वाले में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे ईएमएफ की, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आ रहा है समझ में। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए करंट यहाँ आया,
यहाँ आने के बाद करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जाएगा। हम इसी लूप की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ट्रांसवर्सल कहाँ जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है। तो ट्रांसवर्सल ऐसे और ये भी ऐसे, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट कौन सा, I1, और रेजिस्टेंस कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 × I1। ठीक है, अब ये जंक्शन पे पहुंच रहे। जंक्शन पे पहुंचने के बाद आप जाओगे ऐसे, और ट्रांसवर्सल कहाँ जा रहा है, वो भी ऐसे, और करंट कहाँ आ रहा है, इधर अपोजिट होगी। तो इट मीन्स 200 के साथ ये चीज माइनस में आएगी, यानी कि माइनस के 200 और साथ में I माइनस I1। तो देख लीजिए आप, बिल्कुल अपोजिट इक्वेशन। क्या करना है, 5 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए। ये आपका 4 बैठ रहा है, ये आपका 40 आ रहा है। उसके बाद 1 = 4 I1, ठीक है जी। और यहाँ पर आएगा माइनस के 40 I और माइनस के 40 I1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये माइनस माइनस ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 40 और 4 कितना होगा, 44, ये I1 हो गया, माइनस के 40 I और इक्वल टू 1। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 44, राइट। ये चीज क्लियर हो रही है आपको। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 44 I1, फिर यहाँ पर आएगा प्लस के 40 × I। तो इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों आपकी इक्वेशन मैच कर रही है। ध्यान से देखिए, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि ये जो आपने इक्वेशन टोटल की, इसमें आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करने के बाद ये देखा कि दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, मतलब दोनों की इक्वेशन सेम आ रही है, और वैल्यू क्या आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है, राइट। एनी डाउट इज देयर? तो आइए एक और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। किरचॉफ का लॉ यूज करते हुए इस नेटवर्क के अंदर आपको I1, I2, I3 तीनों करंट फाइंड करने हैं। तीनों करंट फाइंड करने हैं, कैसे करने हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस डायग्राम को आपको प्रोवाइड किया गया और डायग्राम के नेटवर्क को समझने में हेल्प करते हैं। आइए देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप एक सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट का, उसका EMF 12 वोल्ट है। यहाँ लगा हुआ है उसका 6 वोल्ट है। ओके, ये चीज समझ में आ गई है। अब इस सेल से करंट ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद आप देखिए कौन सी डायरेक्शन में, और ट्रेवल करने के बाद करंट I1 जो है वो इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। तो करंट I1 का तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में ऐसे है I1, और करंट जब इधर से जाएगा तो इस डायरेक्शन में यहाँ पर कितना है, I2 है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो करंट आ रहे हैं, दोनों करंट कहाँ मिल रहे हैं, आगे B पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो B पॉइंट क्या माना गया आपके हिसाब से, B पॉइंट के नीचे जाने का रास्ता ये है, यानी कि B पॉइंट इज ए जंक्शन। तो जंक्शन है तो आपको जंक्शन रूल लगाना पड़ेगा। जंक्शन रूल क्या होता है बताइए। जंक्शन रूल किरचॉफ का फर्स्ट रूल है कि टोटल करंट इनकमिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन फ्रॉम द जंक्शन। तो इनकमिंग करंट कितनी है जंक्शन पे, एट जंक्शन बी यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। आप शायद सोच रहे हो कि प्रीवियस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं था। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कोई जंक्शन भी तो नहीं बन रहा डायरेक्टली, करंट तो वहाँ डिवाइड हो रही थी, और यहाँ करंट दोनों सेल से आ रही है और दोनों सेल से वहां पे जाके ज्वाइन कर रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लूप रूल लगाएंगे, इसमें ट्रांसवर्सल लगाएंगे, सेकंड लॉ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मान लीजिए मैं इसके अंदर डायरेक्शन लेता हूं ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर इसमें भी मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं। आप चॉइस है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है। आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं ABEF लूप को, तो मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग क्या, बाय अप्लाइंग, ऐसा भी लिखते हैं इसे, किरचॉफ रूल इन लूप, नाम है ABEF। ये मैंने रूल लगा दिया, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बैटरी कहाँ है, ये 12 वोल्ट। ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, आप देख पा रहे हैं बैटरी और ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल अप डायरेक्शन में है,
और बैटरी में भी करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब 12 को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव लास्ट में बोला तो 12 पॉजिटिव का आएगा। अब आते हैं इसमें करंट कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। करंट आ रहा है I1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5I1। उसके बाद फिर ऐसे जब आप चलेंगे तो करंट ऐसे डाउन आएगा, तो यहाँ पर करंट हो गया I1 और ट्रांसवर्सल भी कहाँ आ रहा है, नीचे, तो साथ में कितना हो गया 2 इंटू I1, तो ये आ गया 2 इंटू I1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस समय यहाँ पर करंट ऐसे घूम के इसके साथ I3 है, सॉरी इसको आप I3 कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर ये आ रहा है ट्रांसवर्सल नीचे से ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका ईएमएफ कितना है, प्लस का 12 आएगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। फिर करंट कितना है यहाँ पे, I1 है, तो I1 करंट कितना है इसके साथ, 5 ओम के साथ इसके अक्रॉस है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 5I1, ये लिख दिया हमने, क्योंकि ट्रांसवर्सल भी ऊपर है, करंट भी ऊपर है। फिर ऐसे गए जंक्शन पे पहुंचे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट I3 है, तो I3 नीचे जा रहा है, ट्रांसवर्सल भी नीचे जा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये आ गया। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आते हैं इधर सेकंड लूप में, तो हम ले लेते हैं इन लूप, इसका नाम रख देते हैं हम BCDE, BCDE। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि यहाँ जो हम ले रहे हैं ट्रांसवर्सल ले रहे हैं नीचे, और ये बैटरी जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब ये माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ माइनस का 6 आएगा। फिर जब इसको ऐसे घूम के जा रहे हैं, ट्रांसवर्सल जा रहा है ऊपर, करंट आ रही है नीचे, तो हो जाएगा माइनस का 2I3। फिर हम जा रहे हैं ऐसे, राइट, और ऐसे ट्रांसवर्सल आ रहा है नीचे और करंट जा रहा है ऊपर, तो हो जाएगा I2 इंटू 3, तो यानी हो जाएगा माइनस का 3I2। इस तरह से इक्वेशन नंबर बन गए 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रही हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके नेगेटिव साइंस कैंसिल करके हम इसको 6 इज इक्वल टू 2I3 प्लस 3I2 भी लिख सकते हैं। इससे बेटर हम इसको ये लिख सकते हैं, राइट, इट इज क्लियर हो गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लिसन केयरफुली। इस जगह पर I3 है, तो हम उसमें I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली जो इसमें तीनों करंट फाइंड करने हैं। इक्वेशन अगर 3 है तो 3 ही वेरिएबल है, तो इनको अगर हम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 12 इज इक्वल टू 5I1 प्लस, वहां पर आ जाएगा आपके पास 2, और I3 की जगह मैंने I1 प्लस I2 रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज I1 प्लस I2, और यहाँ आगे कुछ नहीं है। अब देखिए ये कितना हो गया, 5I1 ये है, 2I1 ये है, टोटल हो गया 7I1, 2 इंटू I2 ये हो गया आपके पास, ये टोटल 12 आ गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का I पार्ट यानी मॉडिफाइड पार्ट बोल दीजिए। अब आते हैं फिर से इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये 1 में था, अब आ रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में लेते हैं 6 इज इक्वल टू 2, I3 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2। समझ रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इस जगह पर I1 प्लस I2 आ चुका है, ये जो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया I3 की जगह, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, नीचे लिखा हुआ है 3 इंटू I2, तो हमने यहाँ पे लिया 3 और यहाँ पे लिया I2। अब देखिए इसके अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 तो I1 हो गया, और अगर इसकी प्रोडक्ट में करें तो 2 प्लस 3 टोटल कितना हो गया, 5I2 ये हो गया, इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड पार्ट यानी मॉडिफाइड पार्ट हो गया। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ऐसा कुछ कीजिए कि इनमें इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो मान लीजिए मैं अपनी चॉइस से ले रहा हूँ कि मुझे I2 सेम करना है, तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 2 से करूंगा, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने किसे, 2 से। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो ऐसा करने पर आपके सामने अब ये चीज इक्वेशन में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं करता हूँ तो ये हो गया 60, राइट, और इस 60 के बाद आपके पास देखिए, अब ये चीज कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 31I1, और यहाँ पर बचेगा 48। तो इस तरीके से I1 इक्वल टू 48/31 आपने ये निकाल लिया। अब I1 की ये वैल्यू आप इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कीजिए, मान लीजिए इसमें कर लीजिए, इसको मैंने 1 बोला था,
ए बोल दीजिए इसको, इक्वेशन को, इसको तो यूज मत कीजिए। इस 1 में या 2 में किसी भी इक्वेशन में आप I1 की वैल्यू पुट कीजिए तो I2 मिल जाएगा। I2 आएगा 18/31 और इसी तरीके से आप I2 इक्वल टू 18/31 फाइंड कर लेंगे। और जब आप I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपको I3 की वैल्यू भी इजीली मिल जाएगी और I3 की वैल्यू आपकी 66/31 एम्पियर के आसपास ये करंट वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आपको मेथड क्लियर है, कैलकुलेशन भी थोड़ा सा पार्ट में क्लियर है। मेथड क्लियर है आई होप आपको, और कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिंपली बस यही करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए इनको इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू निकलने की देर है, उसके बाद उस वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, दूसरी निकाल लीजिए। अगर ये I1 I2 दोनों मिल जाती हैं तो ए वाली जो मेन इक्वेशन इन दोनों में पुट करके आप I3 फाइंड कर पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा, समझा। कोई भी क्वेरी है आप बता सकते हैं, बाकी होपफुली आप। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।